मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूँ साथी सौम्यादा जी को, जो इस सत्र में अपनी भूमिका रखेंगे। जो संघर्ष चल रहे हैं, जहाँ जहाँ क्या क्या हो रहा है, उसके साथ साथ आगे की दिशा को लेकर भी वो बात रखेंगे। सौम्यादा जी। जिंदाबाद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो मैं ये टाइटल देख रहा था और युवराज जो बोला, ये संघर्ष चल रहा है, अभी संघर्ष चल रहा है। क्लाइमेट क्राइसिस छोड़ के भी संघर्ष का एक मीनिंग है। और जब क्लाइमेट क्राइसिस नहीं था, इतना इतना प्रकट नहीं था, तब भी संघर्ष चल रहा था। तो जो जनता का संघर्ष है, उसका बहुत सारे ड्राइविंग फैक्टर है, बहुत सारे रीजंस है। लेकिन क्लाइमेट क्राइसिस जो पिछले 100 सालों से एक्चुअली डेवलप कर रहा है और पिछले 30-40 सालों में जो क्रिटिकल रूप धारण कर रहा है, तो मैं आज ज़्यादातर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, क्योंकि जंगल का कटाई हो रहा है, नदी में बांध बन रहा है, इनके ऊपर संघर्ष और इनका एक समझ बहुत सालों से ये संघर्ष देश में है। और ये लोग एक नॉलेज के साथ, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ रहा है। तो जो जो चीज़ थोड़ा सा नया है, नया मत, नॉट दैट इट्स वेरी रिसेंट, लेकिन पिछले 30-40 सालों में जो क्रिटिकल रूप में आ रहा है, जो क्लाइमेट क्राइसिस, जो एक ओवरआर्चिंग इशू है, मुद्दा है, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा, क्योंकि उसका चरित्र जो है वो बाकी बहुत सारे पर्यावरणीय संकट से अलग है। तो एक तो उसके मुद्दा ये जो सामने लाना चाहता हूँ, कि ये आपको कंज्यूमरिज्म हम बोलते हैं, ऊर्जा खपत का बोलते हैं, मटेरियल खपत है। आपको अभी लाइफस्टाइल, मैं समझ पाया तो लाइफस्टाइल का बात आपने किया, ये सारे के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन ये ड्राइविंग फैक्टर नहीं है, ये मेन ड्राइविंग फैक्टर जो कारण है, प्रधान कारण नहीं है। हमें बहुत बार हम लोकली बा इंडिविजुअल बा छोटा ग्रुप को, कोई एक्शन को जोड़ लेते हैं कारण बोल के। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल भी दूंगा, क्योंकि जस्ट स्टेटमेंट देने से काम नहीं चलेगा। जैसे बहुत बार हम आम आंदोलन में बोलते हैं, पेड़ बहुत कट गया, बारिश कम हो गया। पेड़ होता था तो बारिश होता था। अब पिछले 30-40 साल देखिए, हिमाचल, उत्तराखंड, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, बहुत सारे जगह में पेड़ बहुत बड़े मात्रा में काटा है और अभी भी काट रहा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में बहुत बड़े मात्रा में यहाँ बारिश बढ़ चुका है। तो बहुत बारिश बढ़ चुका है, लैंडस्लाइड बढ़ चुका है, फ्लैश फ्लड्स बढ़ चुका है। तो ये क्या हो गया? एक साइड में पेड़ का बहुत बड़ा मात्रा में कटाई हुआ, उस साइड में बारिश तो बढ़ गया। हमारा कॉमन अंडरस्टैंडिंग बहुत सालों से हम बोलते थे, पेड़ रहेगा तो बारिश आएगा। तो ये जो लोकल चीज़ों का लोकल इन्फ्लुएंस अभी इस स्थिति धरती में है, जो इसको एक ग्लोबल फैक्टर, जिसको हम अर्थ सिस्टम्स बोलते हैं, धरती में ऐसे 9 अर्थ बड़ा बड़ा सिस्टम जो है, वो पूरा धरती का कंट्रोल करते हैं। जो क्लाइमेट कंट्रोल करते हैं, वाटर सिस्टम, हीट ट्रांसफर, बहुत सारी चीज़ कंट्रोल करते हैं। ऐसे अर्थ सिस्टम को हमारा पिछले 100-150 सालों का जो कोट अनकोट इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट एक्सट्रैक्टिव सिविलाइजेशन जो है, इन्होंने पहले हमें समझ नहीं था कि हम भी इसको बिगड़ सकते हैं। तो वो जो सोच, जो अर्थ सिस्टम को हम बिगड़ देंगे, वो नहीं था। लेकिन पिछले 30-40 सालों से ये बहुत साफ हो रहा है, जो पूरी धरती में इंसान का ये जो सिविलाइजेशन का स्वरूप है, जिसमें एक्सट्रैक्शन एंड कंजम्पशन इसके आधार पर है, तो ये हमारा पूरा अर्थ सिस्टम को भी धकेल के एक ऐसे स्थिति में लाया है जो ये डिस्टेबलाइज होने का स्थिति में है, कोलैप्स करने का स्थिति में है। और ये कोई एक व्यक्ति नहीं बोल रहे, कोई एक इंस्टीट्यूट नहीं बोल रहे। पिछले 4-5 सालों में 4 बड़ा ग्लोबल स्टडीज़ हुआ है, जिसमें आईपीसीसी का असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, जो सबसे ज़्यादा कोटेड है। लेकिन उसके ठीक पहले आईपीबीएस का एक रिपोर्ट है बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, जो बोल रहा है करीब 10 लाख प्रजाति विलुप्ति का कगार पे है। असेसमेंट रिपोर्ट 6 का आप देखे हैं, जो बोल रहा है 2030 तक हमारे पास समय है। और आईपीसीसी एक बहुत कंजर्वेटिव बॉडी है। आईपीसीसी का जो रिपोर्ट बनाने का, पूरा दुनिया का कई 8-10 हज़ार पीयर रिव्यूड पेपर स्टडी करके उसके आधार पर जो बनाते हैं, क्योंकि आईपीसीसी ओरिजिनल रिसर्च नहीं करते हैं, तो इसके आधार पर बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत कंजर्वेटिव प्रोसेस है, वैलिडेशन का प्रोसेस काफ़ी कंजर्वेटिव है।
लेकिन उनके कंजर्वेटिव रिपोर्ट के आधार पे भी बोला जा रहा है 2030 तक हम बहुत ड्रास्टिक एक्शन, मतलब पूरी दुनिया का जो ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रधान है लेकिन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत है, तो इसका यदि हम 45% कम नहीं कर पाएंगे तो धरती का जो स्टेबल स्टेट ये मेंटेन करना मुश्किल होगा। और स्टेबल स्टेट का मतलब, मैं थोड़ा सा 1 मिनट में एक सवाल भी एक करना चाहता हूँ। आप बहुत सारे लोग जानते हैं इंसान, मतलब जो हम मॉडर्न इंसान है, कितनी साल है हमारा धरती में, हमारा एग्जिस्टेंस कितनी साल है? मॉडर्न जो होमोसैपियन है 2.5 लाख साल का, अभी तक को जो अभी तक को स्टडी में मिला है लगभग 2.5 लाख साल का। लेकिन हमारा जो पिछले 10,000, लगभग 10,700 साल, 11,000 साल का इंसान का जो सफ़र है वो काफ़ी पहले का 2.5 लाख साल सफ़र से बिल्कुल अलग है। इस पीरियड में खेती का शुरुआत हुआ है, खेती पूरी दुनिया में स्प्रेड किया, एग्रीकल्चर, और इसी पीरियड में जो हमारा सो कॉल्ड सिविलाइजेशन, जो अर्बन सिविलाइजेशन, ये भी शुरू हुआ है। तो इसका कारण बहुत सारे लोगों ने कारण ढूंढा है, लेकिन एक बड़ा कारण जो मिला है पिछले करीब 11,000 साल में, जिसको हम होलोसीन पीरियड बोलते हैं, ये धरती का क्लाइमेट सबसे स्टेबल क्लाइमेट था। और खेती के लिए आपको स्टेबल प्रेडिक्टेबल क्लाइमेट बहुत ज़रूरी है, जो आज के दिन में बिगड़ रहा है। तो आप देखेंगे पिछले लाखों सालों में, पिछले 10,700 से 11,000, लगभग 11,000 साल मान लीजिए, ये आप यदि देखेंगे कभी भी डिकेडल टेम्परेचर चेंज वेरिएशन 1 डिग्री सेल्सियस से ऊपर व नीचे नहीं गया। जो पिछले 100 साल में हमने 1.3 डिग्री सेल्सियस क्रॉस कर चुका है। मतलब पिछले 11,000 साल में जो स्टेबिलिटी क्लाइमेट का था उसको हम पिछले 100 साल में तोड़ चुके हैं। तो इसीलिए जो क्लाइमेट क्राइसिस इसी कारण बोला जा रहा है कि यदि ये बहुत स्लो प्रोसेस होता, जो धरती में बहुत बार हुआ है, करोड़ों साल में धरती का क्लाइमेट बहुत बार बदल चुका है और आज का दिन से काफ़ी और भी स्ट्रांगली बदल चुका है, लेकिन सारे प्रोसेस जो था वो था लाखों साल का। तो इसमें धरती में उस टाइम जो जीव था सबको उसके साथ एडाप्ट करना, उसके साथ साथ इवॉल्व करने का टाइम मिला है। इस बार जो धरती का जो हमारा एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन का, सभ्यता का जो दान है, वो इतना तेजी से हम धरती को सिस्टम्स को बिगड़ रहा है, जो बाकी सारे जो जीवन है और इंसान को भी जो निचली हिस्से में है, जो नेचुरल रिसोर्स डिपेंडेंट है, धरती का जो प्राकृतिक संसाधन में जिनको आजीविका और जीवन चलते हैं, हम सभी उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन जिनको आजीविका उसके ऊपर चलते हैं उनको इसके साथ तालमेल करने का समय किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज है जो हम बहुत ही फास्ट बड़ा परिवर्तन हम कर रहा है। तो ये एक कैरेक्टर है। लेकिन दूसरा कैरेक्टर जो मैंने बोला, ये जो अर्थ सिस्टम्स के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये 9 अर्थ सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि पहले तो हमें बोला जाता था, थोड़ा सा समझ के आधार पर बोला जाता था, लेकिन कम्युनिकेशन के आधार पर वो थोड़ा सा ऑड था। ये देखो पोलर एरिया में बर्फ़ पिघल रहा है, धरती का दोनों साइड में, नॉर्थ पोल साउथ पोल में, एंटार्क्टिका साउथ में है, ग्रीनलैंड आइस शीट एंड आर्कटिक आइस शीट, आर्कटिक का जो सी आइस, ये दोनों बहुत बड़ा अर्थ सिस्टम का एक हिस्सा है। पूरे जो धरती का हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म, जिसको एमॉग बोलता है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, पूरा दुनिया का ओशन करंट जुड़ा हुआ है। एकदम एंटार्क्टिक का पास से जो सदर्न ओशन से करंट वो हीट लेके नॉर्थ तक जाते हैं, फिर वापस आते हैं समुंदर का डीप से। तो ये एक धरती का एक अर्थ सिस्टम है। तो ऐसे 9 अर्थ सिस्टम जो इंटरलिंक्ड है। बोला जाता था आप इतना हमें क्या बोल रहे हो, धरती का उत्तर मेरू में बर्फ़ पिघल रहे तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है। पंजाबी में बोलते हैं ना कि फ़र्क पैंदा, तो वहाँ तो 15,000 किलोमीटर दूर है, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा। फ़र्क ये पड़ता है आज जो पता है, यदि ये हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम स्लो डाउन कर रहा है, जो पिछले 40 साल से अभी अटलांटिक कोल्ड ब्लॉब अभी सैटेलाइट इमेज में दिख रहा है, मतलब पिछले 30 सालों में पूरी धरती का जो हीट ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो स्लो डाउन कर रहा है। इसमें यूरोप तो, नॉर्दर्न यूरोप ठंडा होगा, लेकिन इतनी इक्वेटोरियल रीजन, विषुव रेखा के आसपास, जो इक्वेटर का आसपास अंचल है,
वहाँ से हीट जो ऊपर जाता था, वो सिस्टम यदि स्लो डाउन करे तो हीट कहाँ बिल्डअप होता है? इक्वेटोरियल रीजियन में। और हम जो सदर्न नेशन बोलते हैं वो सचमुच में साउथ मतलब सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं, लेकिन इक्वेटोरियल रीजियन के आसपास है। तो ये हीट बिल्डअप हमारे लिए बहुत खतरनाक है। ऑलरेडी जो वार्मर रीजियन, वहाँ और भी हीट बिल्डअप खतरनाक है। तो ऐसे बहुत सारे, मैं इसमें डिटेल में और भी बहुत सारे इम्पैक्ट है, नहीं जाऊँगा। मैं थोड़ा सा आना चाहूँगा जो हमारे जैसे देशों में, जैसे हम जब भारत की बात करते हैं, बार बार एक चीज़ लगता है, भारत की बात दक्षिण एशिया के साथ बात ना करके हम भारत की पूरी पर्यावरण की बात नहीं कर सकते हैं। इसका कुछ कारण है, नहीं 3 ऐसे प्राकृतिक कारण है जो हमें एकदम इंटरवाइंड है, हम जोड़ते हैं हमें। एक तो सब जानते हैं, एक हिमालय है जो काफ़ी सारे हमारा क्लाइमेट सिस्टम को डोमिनेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। एक जो नॉर्थ इंडियन ओशन रीजियन है जिसमें अरब सागर, बंगाल का खाड़ी और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन ओशन जिसको नॉर्थ इंडियन ओशन रीजियन बोलते हैं। और तीसरा है साउथ एशियन मानसून। ये तीनों साउथ एशिया को एक साथ बांधते हैं। और हम पर्यावरण का जब बात करेंगे, भारत और बांग्लादेश में देयर आर 54 ट्रांसबाउंडरी रिवर्स। उसमें 3 है बांग्लादेश अपर राइपेरियन, 51 रिवर ऐसे नदी ऐसे है जो भारत अपर राइपेरियन, बांग्लादेश लोअर राइपेरियन स्टेट। नेपाल और भारत को लेंगे, सारे ट्रिब्यूटरीज को लेंगे तो 136 ऐसे नदी है जो नेपाल और भारत शेयर करते हैं। सिमिलरली विद भूटान, सिमिलरली विद पाकिस्तान, पाकिस्तान इफेक्टिवली एक ही नदी है, सिंध, इंडस, और उसका 6 जो ट्रिब्यूटरी मेजर वो सारे भारत और ऊपर से ही जाते हैं। तो जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जब क्लाइमेट सिस्टम्स की बात करते हैं, सिर्फ भारत को यदि हमें एक्शन लेना है, सिर्फ भारत को सोच के नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ जो हम कर कुछ नहीं सकते हैं, लेकिन जब हम सोचेंगे ये क्या सिस्टम है, हमें दक्षिण एशिया को दिमाग में रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, कहाँ हो रहा है, इफेक्ट कहाँ पड़ रहा है। और नेपाल का माउंटेन रीजियन में जब बहुत भारी बारिश होगा, नेपाल के पास ऐसे कोई तरीका नहीं है उसको हाथ से पकड़े पॉकेट में रख ले, वो पानी भारत में आके बिहार में, यूपी में बाढ़ करेगा ही करेगा। सिमिलरली अभी जो बांग्लादेश का बहुत सारे लोग भारत को गालियाँ दे रहा है, त्रिपुरा में बहुत भारी बारिश हुआ, वो क्लाइमेट ड्रिवन था, उसको चलते बांग्लादेश में बहुत सारे जगह में तबाही आ गया। और बांग्लादेश कंप्लेन कर रहा है जो भारत जानबूझ के पानी छोड़ के हमें बर्बाद कर दिया। तो भारत के पास, त्रिपुरा के पास कोई तरीका नहीं है उसको कहीं बाल्टी में भर ले बाढ़ के पानी का। तो ये जो इंटरलिंकेज, हमें इसको भी समझना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है जो महाराष्ट्र में बैठ के आपको उसको काम करना पड़ेगा, बट ये इंटरलिंकेज हमें समझना चाहिए। दूसरा एक चीज़ है, हमें जो मैंने पहले इंडिकेट किया, जो हमें जब हम काम करेंगे, काम तो सारे लोग ग्लोबल लेवल पे सब कुछ नहीं करेंगे, बट नेशनल पॉलिसी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, लेकिन कहाँ किसके चलते, किस प्रभाव के चलते कहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। नहीं तो हम गलत सल्यूशन में फंस जाते हैं। और आज के दिन में पूरी दुनिया में, मैं अभी कुछ दिन पहले ही बाकू से वापस आया, जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो UNFCCC का 29th COP था, तो मेरा पर्सनल पार्टिसिपेशन का ये 16th COP था, सबसे घटिया था, मैंने सबसे बेकार COP था। तो जो भी है, क्योंकि दिन दिन उससे अचीवमेंट और जो दिशा हमें वो ख़राब होते जा रहा है, लेकिन उसमें कुछ काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्धांत हुआ है जो नेगेटिव दिशा में गया है। जो इसका पहले, मैंने उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन उसका महत्व ये है, जो इंटरनेशनल लेवल पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई सिद्धांत होते हैं, यदि अच्छा दिशा देते हैं तो बहुत सारे देश उसके आधार पर अपना एक कार्यक्रम तय करते हैं। कुछ ना कुछ होते हैं, नीचे सब कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ ना कुछ दिशा बदलते हैं। ये हमने बाली COP से देखा है, जो बाली रोड मैप से कैसे हर देश अपना क्लाइमेट एक्शन प्लान बनाने के लिए जो कदम पहले लिया था 2008 से, 2007-8 से। तो ये जो इंटरलिंकेज एक तो नेचर में है, क्लाइमेट सिस्टम्स, ग्लोबल अर्थ सिस्टम्स में है, एक इंटरलिंकेज, एक जुड़ाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्या पॉलिसी व क्या सिद्धांत हो रहा है, देश में क्या होगा और स्टेट लेवल पे उसके रिपरकेशन क्या होगा, उसका रिस्पॉन्स क्या होगा, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। मैं उसके डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि समय नहीं है। मैं क्विकली आना चाहूँगा कि ये जो सारी चीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ बहुत बढ़ रहा है और हमारे देश में कौन कौन चीज़ सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, और जो वर्किंग क्लास, जो
काम करने वाले लोग हैं, जो खेती करते हैं, छोटे खेती करते हैं, जो हमारे शहरी गरीब का वर्ग है, जैसे निर्माण मजदूर है, हॉकर्स है, स्ट्रीट वेंडर्स, पोर्टर्स है, रिक्शा पुलर्स है, ऐसे जो, और छोटे मछुआरे पूरी कोस्टल एरियाज में है, इनलैंड फिश वर्कर्स है, इनलैंड जो वाटर बॉडीज़ है जैसे तालाब, नदियाँ, यहाँ करीब 2.5 करोड़ का आसपास छोटे मछुआरे हैं। तो इन लोगों के ऊपर असर क्या पड़ रहा है, क्या ट्रेंड है, और बहुत संक्षेप में जितनी टाइम मिलेगा, क्या प्रिलिमिनरी क्या स्टेप हम अपने को बचाने के लिए ले सकते हैं, और कहाँ हम हस्तक्षेप करते हैं लार्जर लेवल पे। तो एक तो सारे स्टडीज़ आप आज के दिन में सिर्फ और एक जो मैंने एक फिर से हाईलाइट करना चाहूँगा, जो हेडलाइन है पर्यावरणीय संकट ब्रैकेट में क्लाइमेट क्राइसिस, मैं फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, पर्यावरणीय संकट क्लाइमेट क्राइसिस छोड़ के भी होता है, और क्लाइमेट का इश्यूज़ बहुत सारे चीज़ों को जोड़ते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्यावरणीय मुद्दा है जो उसके साथ डायरेक्ट कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए सारे पर्यावरणीय संकट के पास हम बात आज मैं नहीं करूँगा। तो ये जो भारत में क्या क्या स्टडीज़ बताते हैं, और ये स्टडी सिर्फ आईपीसीसी व डब्ल्यूएमओ का स्टडी नहीं है, ये दोनों तो बहुत महत्वपूर्ण स्टडी है। अब रिसेंटली जो कुछ 2 महीना भी नहीं हुआ, जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2024 जो रिपोर्ट अभी आया है, आई थिंक अक्टूबर में आया है, तो वो भी आप देखें, उसका पहला पैराग्राफ में एक स्टेटमेंट है जो बहुत स्टार्टलिंग है, जे द प्लैनेट इज फेसिंग एन अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस, जो सभी, और यूएन सेक्रेटरी जनरल को स्टेटमेंट देखिए, उनका स्टेटमेंट है, वी आर ड्राइविंग टुवर्ड्स एंड ड्राइविंग विथ आवर आइज क्लोज टुवर्ड्स एन एबिस, माने हम ऐसे चल रहा है जो अंधेरा, एक पूरा गड्ढे में गिरने के लगेगा और आंखें बंद करके हम ड्राइव कर रहे हैं। तो इस ढंग का बहुत सारे स्टेटमेंट बहुत सीनियर लेवल पे रिस्पॉन्सिबल लोगों से अभी मजबूरी में उनको स्टेटमेंट देना पड़ रहा है, क्योंकि आज स्थिति उतना है। लेकिन भारत का जो अपना स्टडी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस 2020 में जो स्टडी रिलीज़ किया था, आप यहाँ का मेन स्टडी का मेन सेंटर यहाँ था IITM का, हाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस में उस टाइम हर्षवर्धन मिनिस्टर थे, वो रिलीज़ किए थे। ये स्टडी का नाम है द स्टडी इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन, ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। उसका भी आप स्टडी देखें, आईपीसीसी का जो पार्ट इधर का, जो आईपीसीसी से मैक्रो स्टडी, लेकिन उसका जो इस एरिया का जो प्रोजेक्शन है वो भी देखें। भारत, दक्षिण एशिया, ये पूरी अंचल में, एक तो जो गैंजेटिक बेसिन और लगभग जो बिंधु और उसका साउथ तक जो पेनिसुलर इंडिया, यहाँ हीट वेव का सबसे ज़्यादा प्रभाव बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, मतलब। और हीट वेव के साथ मैं बोलना चाहूँगा, हीट वेव तो आप जानते हैं, हीट वेव कौन डिक्लेयर करते हैं? मौसम विभाग, IMD, हाँ, उनका कुछ स्टैंडर्ड क्राइटेरिया है, ये 40 डिग्री मैदानी क्षेत्र में, कोस्टल एरिया में 37, हिल एरिया में 30, इसके ऊपर 5 डिग्री, 4.5 से 5 डिग्री बड़ा होगा और 2 दिन रहेगा। तो ये जो सर, ये बहुत लिमिटेड है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, ये नॉट ओनली लिमिटेड है, ये कम्प्लीटली इनएडिक्वेट है, और इसके आधार पर आप वर्किंग में जो गरीब मजदूर वर्ग है, जो काम करते हैं, उनके लिए आप काम करना बहुत मुश्किल है। मैं इन ऐसे काफ़ी फेडरेशन, यूनियन के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 4 साल 5 साल, तो इसीलिए आधार पर बोल रहा हूँ। कुछ मैं इंडिकेट करूँगा क्यों। ये जो हीट वेव और साथ में जो बताया नहीं जाता है, जिसके बारे में समझ बहुत कम है, वो है हीट इंडेक्स, मतलब हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी का जो कॉम्बिनेशन है। जैसे हीट वेव बोलने से मौसम विभाग बोलते हैं जो मैदानी क्षेत्र है 45 डिग्रीज, क्योंकि 40 के ऊपर 5 डिग्रीज, तो 45 डिग्रीज बहुत सारे, राजस्थान में हम जब जाते हैं 45-46 लोग चलते भी है, थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन है, हाई ह्यूमिडिटी जब होता है, तो बॉडी कैन नॉट कूल इटसेल्फ बाई इवेपोरेशन। और सरकार क्या करती है, आप सब जानते हैं, जब हीट वेव डिक्लेयर होता है, सरकार क्या करती है? सरकार एक एडवाइजरी जारी करती है। क्या एडवाइजरी होता है? बाहर मत जाइए, 3 दिन हीट वेव रहेगा, बाहर मत जाइए, बहुत पानी पीजिए। तो एक जो मजदूरी करते हैं, उनके लिए 4 दिन 5 दिन, जब हम बात करते हैं निर्माण मजदूर के साथ, बोलते हैं सर हम 4 दिन नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे और बच्चे को क्या खिलाएंगे? तो ये सीधा सवाल है। लेकिन साथ साथ ये इतना अनसाइंटिफिक है। पहले तो आप जो शहर में काम करते हैं, शहर में आप सुने हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के बारे में। शहर का बहुत जगह ऐसे है, जब मौसम विभाग का जो स्टेशन है, वेदर स्टेशन,
वो जब 40 डिग्री पहुंचेगा, ऑलरेडी शहर का बहुत हिस्सा 46-47 पहुंच चुका है। मैंने सैटेलाइट डेटा मॉनिटर किया, जब मौसम विभाग 44 डिग्री दिल्ली का कुछ जाएगा मैं बोला, उस टाइम वहाँ का सरफेस टेम्परेचर 61 डिग्री सेल्सियस था। 61। हाँ, ये अलग अलग जगह में जो अलग अलग लोकल इफेक्ट में टेम्परेचर बढ़ते हैं। और आप मानिए जो स्ट्रीट वेंडर हॉकर 60 डिग्री 62 डिग्री टेम्परेचर में आइदर वहाँ बैठ के कंक्रीट बस ये पेवमेंट में बैठ के बा वहाँ घूम के काम कर रहा है, मतलब अपना चीज़ बेच रहा है। जो मजदूर 50 किलो का बोझ लेके उसी रास्ते में चल रहा है, जो रिक्शा पुलर उसी रास्ता में 60 डिग्री टेम्परेचर से जो हवा चल रहा है, तो उनका स्थिति क्या होगा। जब आप चाय बनाते हैं 60 डिग्री का आसपास आते थे, हवा पानी में बुलबुला शुरू हो जाता है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन बाहर निकलना शुरू होता है। तो ब्लड इज ऑल्सो ए थिंग दैट कैरीज डिजॉल्व ऑक्सीजन। तो ये स्थिति है। और हमारे पूरी जो क्लाइमेट एक्शन भारत का, आप जानते होंगे, जो 2 लेवल का प्लान है। एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, NEPCC, जो बेसिकली एक 50 पेज का विशफुल डॉक्यूमेंट है। और उसके अंडर 8 नेशनल क्लाइमेट मिशंस है, और हर राज्य का एक स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है। महाराष्ट्र का 2nd एडिशन जस्ट लास्ट ईयर ही फाइनलाइज्ड हुआ। तो हमने बहुत सारे ग्रुप्स को पुश किया था, कुछ आगे शायद नहीं बढ़ा, जिसमें शिवा भी थी, और भी कुछ लोगों को बोले थे, कुछ शायद एंगेजमेंट ज़्यादा हो नहीं पाया, तो ठीक है। लेकिन ये जो प्लान्स है, हमने 9 राज्यों का स्टेट एक्शन प्लान में हमने इंटरवेन किया। हमारा राष्ट्रीय जो कलेक्टिव है मौसम बोल के, तो उससे इंटरवेन किया, मतलब हमने पब्लिक कंसल्टेशन भी करवाया, बहुत सारे ग्रुप को लाया, सरकारी एजेंसी को लाया, लेकिन उसमें कहीं भी इस ढंग का मजदूर वर्ग का, निर्माण मजदूर, स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल स्केल फिश वर्कर्स, रिक्शा पुलर्स, पोर्टर्स, छोटे किसान, किसी का कोई उल्लेख नहीं है। नेशनल व स्टेट लेवल एक्शन प्लान में इनका बारे में कोई सोचा नहीं है गया, जो ये क्या करेंगे, किस स्थिति में इनको हम, इनके लिए कुछ काम, कुछ एक्शन हम एक्टिवेट करेंगे। जैसे दिल्ली में ग्राफ है, जो पोल्यूशन के लिए एक ग्रेडेड रैपिड एक्शन प्लान है। जो पोल्यूशन लेवल, एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से ऊपर जाएगा, ये काम होगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर हो जाएगा, ये काम होगा, जो हैजर्डस लेवल है। लेकिन इस ढंग का कुछ भी चीज़ हमारा स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान्स में नहीं है। और भारत में बहुत कंजर्वेटिव एस्टीमेट में छोटे किसान को छोड़ने से भी करीब 40 करोड़ लोग इस ढंग का एटमॉस्फेयर में ओपन एरियाज में काम करने के लिए मजबूर है अपना आजीविका के लिए। तो इसी गर्मी में, इसी हीट इंडेक्स का कंडीशन में, एक तो हीट है, टेम्परेचर, हीट मतलब टेम्परेचर है, दूसरा उसके साथ जब ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते हैं, क्योंकि यदि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ते हैं तो जैसे मैंने बोला बॉडी इवापोरेशन से कूल नहीं कर पाते हैं। तो ग्लोबली एक्सेप्टेड फिगर है, जब वेट बल्ब टेम्परेचर, जो आप लोग सभी लोग था वेट बल्ब ड्राई बल्ब स्कूल में पढ़ाया जाता है थर्मोमीटर, तो उसका वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 35 डिग्री सेल्सियस को आसपास आ जाए तो उस कंडीशन में कोई अनप्रोटेक्टेड, अनकूल्ड फिजिकल काम करे तो उनको डेथ हो सकते हैं। इट्स दैट सीरियस। मैंने मेडिकल साइंस में इसको किलर कॉम्बिनेशन माना जाता है, जो हाई टेम्परेचर एंड हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो इसके लिए मौसम विभाग के को भी आपने सुना है, जो मौसम विभाग हीट इंडेक्स को एडवाइजरी जारी कर रहा है, कभी नहीं करते हैं। मौसम विभाग कभी शहर का किस एरिया में लोग काम करते हैं, किस एरिया में उसका लोकल अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट में क्या होगा, वो कोई जारी नहीं करते हैं। तो इसका एक इंडिकेशन है जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम, हमारा जो नीचे का तबका है, जो काम करने वाले तबका, इनके बारे में ज़्यादा सोचता नहीं है। एक उनका आप यदि क्लाइमेट एक्शन प्लान्स देखेंगे, एक ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के बात है, जो बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरा सारे कॉरपोरेट्स को अपना प्लान है। माने जो मोस्ट ऑफ द कॉरपोरेट्स हैव देयर ओन क्लाइमेट प्लान्स। हाँ, उसमें सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन को कैसे बचाएंगे, उसमें अपना कॉस्ट जो राइज होगा कितना बचाएंगे, वहाँ आप ADB से कितनी GDP लॉस होगा, इसमें ये सब है। लेकिन इन लोगों को क्या होगा, उनको देश में कोई वैल्यू है कि नहीं है, उसमें कोई चर्चा नहीं है। तो दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विथ अस पीपल्स मूवमेंट्स। एक तो हमें अपना स्तर पे कुछ करना है, और दूसरा जहाँ नीति आ उसमें हम हस्तक्षेप कैसे कर सके। हाँ, तो ये काफ़ी हम लोग, कुछ लोग इसका, भारत में बहुत काम इसके ऊपर नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ ग्रुप्स इसके ऊपर काम कर रहा है। दूसरा जो चीज़ बहुत
फास्ट बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, तो एक तो मैक्सिमम ये चीज़ बढ़ा है। दूसरा जो बढ़ा है, आप महाराष्ट्र में बैठे हैं, जो रेन शेडो एरियाज है वेस्टर्न घाट का इधर, हाँ, पिछले 2021 या 22 में मैसिव फ्लडिंग हुआ था जो रेन शेडो एरियाज में। क्यों हो रहा है? कोई लोकल इफेक्ट इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं एवरी 1 डिग्री सेल्सियस राइज ऑफ द एयर टेम्परेचर, 1 डिग्री बढ़ेगा तो हवा में 7% ज़्यादा मॉइस्चर होगा। पिछले 2 साल 2023-24 समुंदर का सी सरफेस टेम्परेचर एबनॉर्मली हाई है, ऑल ग्लोबल रिकॉर्ड्स टूट चुका है। तो जितना पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा समुंदर में सी सरफेस, उतना इवापोरेशन होगा। हवा का टेम्परेचर बढ़ा है, ज़्यादा मॉइस्चर, 3 डिग्री हवा का टेम्परेचर बहुत जगह में बढ़ा हुआ था। 20-21% एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो उठता है ऊपर में, वो कहाँ जाएगा? इट हैज़ टू कम डाउन एज मैसिव रेनफॉल एंड फ्लड। तो ये पूरी भारत में हो रहा है, पूरा साउथ एशिया में हो रहा है, पूरा दुनिया में हो रहा है। इफ़ यू हैव सीन सेंट्रल यूरोप में, चीन में, थाईलैंड में, बहुत सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ये जो मैसिव सडन रेनफॉल एंड फ्लडिंग, इसका घटना बहुत बढ़ चुका है। तीसरा जो बढ़ चुका है साइक्लोन्स का हिस्सा, साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ये पूरी दुनिया में बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ जो इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, बहुत जल्दी इंटेंस होने का, ये घटना बढ़ चुका है। और ये बढ़ा है भारत के लिए जो एक चिंता का, आपको महाराष्ट्र केरला से शुरू करके गुजरात के लिए, आप जानते हैं जो बे ऑफ बंगाल, इट वाज ट्रेडिशनली साइक्लोन प्रोन। अरेबियन सी इतना ट्रेडिशनली साइक्लोन प्रोन नहीं था, लेकिन एक्चुअल डेटा, पहले प्रोजेक्शन था पिछले 22 साल में अरेबियन सी में 52% साइक्लोन्स बढ़ा है, जो एक स्टार्टलिंग फिगर है। लेकिन 2008 से 2023 का फिगर दिखा रहा है ये 100% बढ़ा है अरेबियन सी में। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अरेबियन सी में 2008 से 2023 का जो फिगर है, जो एवरेज था एवरी 5 ईयर्स 5 साइक्लोन, मतलब साल में एक, अभी 2018 से 23 का जो हिसाब है 11 साइक्लोन्स। और ये ट्रेंड बिकॉज अरेबियन सी का सी सरफेस टेम्परेचर ज़्यादा फास्ट बढ़ा है, और हाँ विंड शेयर का मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, विंड शेयर का चेंज हुआ है, ये दोनों कारण में। और वेस्टर्न कोस्ट इसके लिए मच लेस प्रिपेयर्ड। आप ईस्टर्न कोस्ट में ट्रैवल कीजिए, हर 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर में साइक्लोन शेल्टर मिलेगा, लोगों को पता है कहाँ भागना है, क्या करना है। वेस्टर्न कोस्ट में द हाउस कंस्ट्रक्शन कंप्लीटली अनसूटेबल। एक बड़ा साइक्लोन आते हैं, आप निसर्ग, ताउते, ये सब आपने देख चुके हैं क्या किया है, कंप्लीट अनप्रिपेयर्डनेस, ना नीति में इसके ऊपर ध्यान है, ना लोगों में कोई तैयारी है। तो ये जो पूरी देश में, मैं अभी इसके लिए साउथ एशिया का एक्सक्लूड कर रहा हूँ और आई विल कंक्लूड इन दिस, जो ये जो सारे चीज़ बढ़ते जा रहा है, जिसके सबसे ज़्यादा कीमत काम करने वाले लोग, आम लोग इसको भुगत रहा है। और इसको कीमत जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये आज सरकार बदल जाए बकाल आप कुछ और कर ले, ये बदलने वाला नहीं है, क्योंकि जो ऑलरेडी एक्यूमुलेटेड जीएचजीज है, ग्रीन हाउस गैसेस है, ये बहुत साफ है, आने वाले 60, 70, 80 साल में ये बढ़ते जाएगा। यू कैन नॉट चेंज दिस, ये बहुत साफ है। तो अभी भी यदि हम इसके ऊपर ध्यान ना दे, ना जागे और इसका तैयारी ना करें, तो हम सिर्फ हम नहीं, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे और नेक्स्ट जनरेशन तक इसको इंक्रीजिंग अमाउंट में इसको कीमत चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मैंने बोला था, कि हमारा ध्यान फ्रॉम जन आंदोलन का तरफ से, पीपल्स मूवमेंट, सोशल मूवमेंट का तरफ से, हमें एक तो ज़्यादा ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग का एक बहुत ज़रूरत है, और दूसरा हर एक ऐसे वर्ग जिनके साथ जो मार्जिनलाइज, जो एक्सप्लॉयटेड गोष्ठी है, जिनके पास ऐसे ही एम्पावरमेंट बहुत कम है, जिनको ना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ना इतना सोशल एम्पावरमेंट हुआ है, अभी तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट थोड़ा सा हो रहा है, दैट माइट लीड टू लिटिल बिट अदर एम्पावरमेंट माइट, लेकिन वो चीज़ हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यदि महाराष्ट्र आज के स्थिति शुरू करके महाराष्ट्र का NAPM और बाकी ग्रुप इसके ऊपर करे, तो देश में कुछ ऐसे ग्रुप है जो स्पेसिफिक एरियाज़ में, जैसे कोस्टल फिश वर्क के साथ हम कुछ साल से काम कर रहे हैं, NFF के साथ, NPSSW जो तो बड़ा राष्ट्रीय यूनियन है, सिमिलरली नेशनल हॉकर्स फेडरेशन, तो इनके साथ काम करना, मजदूर वर्ग के साथ काम करना, उनको कैपेसिटी बिल्ड करना, उनको रेजिलियंस बढ़ाना, साथ साथ देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कुछ ऐसे जगह है जहां नीति में इंटरवेंशन, पॉलिसी में इंटरवेंशन करने का जगह है। हम लोगों ने शुरू किया कुछ पिछले 4-5 सालों में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसका इम्पॉर्टेंस आज जितना है, 5 साल बाद इससे और ज़्यादा होगा,
और उससे 5 साल बाद और बहुत ज़्यादा होगा। तो गिवन दैट सिचुएशन मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसके बारे में थोड़ा सा यदि नहीं सोचे हुए डीपली, थोड़ा सा डीपली सोचे और अपना तैयारी साथ साथ कैसे आंदोलन का तरफ से सोशल ग्रुप्स के तरफ से कैसे हम इसको मल्टीपल लेवल पे स्ट्रेंथन कर पाए, रेजिलियंस बिल्डिंग एंड पॉलिसी में इंटरवेंशन, और साथ साथ जो ऑलरेडी ग्राउंड लेवल में स्ट्रगल्स है उनको स्ट्रेंथन करना इस ढंग का। लेकिन कुछ चीज़ टू माई लास्ट स्टेटमेंट काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा, जो बहुत सारे सोल्यूशन ऐसे हमें दिया जाते हैं, जैसे बहुत सिस्टेमिक चीज़ों को बहुत इंडिविजुअलाइज किया जाता है, एंड दिस हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ वेरी 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 करेक्टली। लाइक दिस समबडी सेड पर्सनल लाइफ, ठीक है, हमारा पर्सनल बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सिस्टेमिक चेंज को हम यदि पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बना दे, जैसे हमारा महान प्रधानमंत्री जी ने किया है, लाइफ प्रोग्राम इशू किया, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, एंड साथ साथ जो लो एमिशन, कंपैरेटिवली लो एमिशन ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, रेलवेज, उसको कम करके वेरी वेरी हाई एमिशन, आप सेम ट्रैवल आप ट्रेन के जगह यदि हवाई जहाज़ में करेंगे तो आपको पर पैसेंजर किलोमीटर एमिशन 8 से 10 गुना होगा। तो उन्होंने इंटेंसिफाई कर रहा है एविएशन को और ज़्यादा काट रहा है ट्रेन को, लेकिन लॉन्च किया है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। हमारा जिम्मेदारी है सब कुछ कम करने का, लेकिन सिस्टम सब कुछ ज़्यादा करने के लिए पुश करेंगे। तो ये जो ट्रेंड है और ये जो जिम्मेदारी इंडिविजुअल के ऊपर फेंकने का है, ये हमें रेजिस्ट भी करना पड़ेगा। हम एज एन इंडिविजुअल हम समझते हैं, हम काम करेंगे, लेकिन चेंज का पूरा जिम्मेदारी जो सिस्टम हमें गलत कर रहा है, वो जिम्मेदारी इंडिविजुअल के ऊपर डाल के हम सिस्टम को छोड़ नहीं सकते हैं। तो दैट हैज़ टू बी रियलाइज्ड एंड रजिस्टर्ड। थैंक यू वेरी मच।